हेलो गाइस, वेलकम टू अचीवर कनेक्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो क्लास 10th का केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। तो गाइस, इट्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट चैप्टर, क्योंकि यही चैप्टर आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा 11th-12th क्लास में। तो इसकी बेसिक्स आप बहुत अच्छे से समझिएगा। एक तरह से मैं एक स्टोरी आपको सुनाने वाली हूँ कि कैसे हमारी जो आज एग्जिस्टिंग पीरियोडिक टेबल है, जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, वो कैसे एग्जिस्टेंस में आई। सो गाइज, व्हाट डू यू थिंक व्हाई वी हैव डन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स? क्लासिफिकेशन करना क्यों ज़रूरी था? व्हाई? तो आपने पढ़ा है 9th क्लास में भी, हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स का भी क्लासिफिकेशन करा था। उससे क्या फ़ायदा हुआ? उससे ये फ़ायदा हुआ कि बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस हमने उनको डिफरेंट सेपरेट ग्रुप्स में रख दिया, प्लेस कर दिया। उससे क्या फ़ायदा हुआ? हमें ये पता चल गया ये एक पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करता है, कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, तो हम उसकी प्रॉपर्टीज़ को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ओके, ये इस ग्रुप का है, तो इसका मतलब इसके साथ ये वाली बात होगी, ये प्रॉपर्टी एसोसिएटेड होगी। तो ऐसे ही जब हमारे पास ढेर सारे एलिमेंट्स आ गए, यानी जब एलिमेंट्स बहुत सारे डिस्कवर हो गए, जैसे आज के टाइम पे 118 एलिमेंट्स है टोटल। तो 118 एलिमेंट जब डिस्कवर हो गए तो ज़रूरी था कि उन्हें अरेंज किया जाए, सॉर्ट किया जाए और ग्रुप करा जाए इनटू ग्रुप्स of elements having similar properties and separated from the elements which were having dissimilar properties। ठीक, easy peasy। सबसे पहला जब अटेम्प्ट हुआ था इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए, आपको ये तो पता है कि एलिमेंट्स धीरे धीरे डिस्कवर हुए हैं। पहले थोड़े थे, फिर थोड़े थे, फिर थोड़े, और आज भी एलिमेंट्स डिस्कवर होने की प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूस है, अभी भी चल रहा है। हो सकता है अगले साल, 1 साल बाद आपको कोई न्यूज़ पढ़ने को मिले कि एक नया एलिमेंट इंट्रोड्यूस हो गया है पीरियोडिक टेबल में, राइट? तो और अभी भी बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जो लैब मेड थे, यानी जो एक्सीडेंटली प्रोड्यूस हो गए ड्यूरिंग सम एक्सीडेंट रिएक्शन इन अ लैब, और बहुत से ऐसे थे जिन्हें प्रोड्यूस करा गया इन अ लैब जो अपने डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। तो वो इन मोस्ट केसेस वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे अक्सर, जो लैब में प्रोड्यूस करे गए। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब एलिमेंट्स का नंबर बढ़ा तो हमें उनको ज़रूरी था कि उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई करके सॉर्ट करके रखें, ताकि हम इजीली उनको आइडेंटिफाई करके उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ सकें, उनके बारे में स्टडी कर सकें। तो सबसे पहला जो अटेम्प्ट करा, साइंटिस्ट ने अटेम्प्ट करा। तो कौन अटेम्प्ट करा? ऑब्वियसली साइंटिस्ट ने ही सबसे पहले अटेम्प्ट करा होगा, कोई केमिस्ट रहा होगा। उन्होंने उस टाइम पे जितने एलिमेंट्स उनके पास, उनको पता थे, 20 थे, 30 थे, जितने भी थे, 20, 30, 40, वट एवर नंबर वॉज प्रेजेंट एट दैट टाइम। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन वॉज डन इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल। जैसे आपको याद होगा बायो में प्लांटी एंड एलिमेलिया दो ग्रुप्स में, 2 किंगडम्स में क्लासिफाई कराता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। उसके बाद वो फर्दर क्लासिफाई हुए और आज के टाइम पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है। ऐसे ही हमारी केमिस्ट्री में भी 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया था सारे मेटल्स को, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेकिन आज के टाइम पे आपको पता है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में एक और तरह के एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मेटलॉइड्स। वो कहाँ है? यस, ये जो ज़िग-ज़ैग वाले ग्रुप हैं of elements, this group of elements is your metalloid group। तो मेटलॉइड के इस साइड तो आप देखिए सारे, मोस्टली सारे ये सारे आपके नॉन मेटल्स हैं, और आपके मेटलॉइड्स के लेफ्ट हैंड साइड पे सारे मेटल्स हैं, एक्सेप्ट फॉर वन विच इज़ हाइड्रोजन, विच इज़ अ नॉन मेटल बट प्लेस्ड इन मेटल साइड। तो भाई ये जो है, ये एक ऐसा है जिसकी पोजीशन कोई डिसाइड कर ही नहीं पाया आज तक, और ये बेचारा कहीं भी उसको उठा के लगा दिया गया है। बहरहाल देखते हैं, दीज आर योर अल्कली मेटल्स एंड दिस ग्रुप इज नोन एज अल्कली अर्थ मेटल्स, और ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, और यहाँ पर एक्टिनॉइड्स एंड लेंथेनॉइड्स होते हैं। तो गाइज, ये वाली चीज़ कि कौन से मेटल्स कौन से होते हैं, कौन से ग्रुप, हर ग्रुप के बारे में पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो है वो आप क्लास 11-12 में पढ़ेंगे अच्छे से इन डेप्थ। अभी हमें सिर्फ उनकी बिगिनिंग पढ़नी है कि कैसे हुआ ये क्लासिफिकेशन, और फिर किसने करा, कैसे आगे बढ़ी चीज़ें।
तो स्टोरी स्टार्ट हुई कहाँ से, जब डॉबरेनियर ने एक अपनी थ्योरी दी। उनकी थ्योरी को डॉबरेनियर स्ट्राइड कहते हैं। उन्होंने 1829 में अपनी थ्योरी दी थी। उन्होंने जो थ्योरी दी थी उस टाइम पे लेस देन 33 एलिमेंट्स वर प्रेजेंट। तो उन्होंने अपने 33 एलिमेंट्स के लिए उन्होंने ये कहा कि सारे एलिमेंट्स को सबसे पहले तो आप लोग एटॉमिक मास के बेसिस पे, एटॉमिक मास मतलब वो कितना भारी है, उसके बेसिस पे आप उन्हें अरेंज करिए इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। और ये डॉबरेनियर जो थे, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू ऑर्गेनाइज एलिमेंट्स बाय देयर प्रॉपर्टीज। तो याद रखिएगा, ही वॉज द फर्स्ट टू गिव एन ऑर्गेनाइजेशन या अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। ये याद रखिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए फॉर इन योर कॉम्पिटिशन। तो इनकी थ्योरी क्या थी? तो गाइज हमेशा ये याद रखा करिए, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं तो उसमें से आप ये पिकअप करा करिए कि कौन सी चीज़ MCQ के फॉर्म में पूछी जा सकती है और कौन सी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है। तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि डॉबरेनियर की थ्योरी क्या थी और प्लस उसके लिमिटेशन क्या थे। तो ये दो चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो छोटे छोटे आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपके MCQ फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं अभी धीरे धीरे आपको एज वी मूव ऑन इन द कोर्स ऑफ दिस प्रेजेंटेशन आई विल कीप टेलिंग कि कौन सा कंपटीशन में आ सकता है और कौन सा एग्जाम में आ सकता है। तो डॉबरेनियर ट्राइड क्यों कहते हैं? बिकॉज ट्राई स्टैंड्स फॉर 3। तो इन्होंने कहा कि सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ठीक है, हमने करा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, फिर उससे भी वजनदार, उससे भी हैवी एलिमेंट रखा हमने, फिर उससे भी हैवी एलिमेंट हमने यहाँ रख दिया और फिर उससे भी हैवी यहाँ पर रख दिया। इस तरह से वी केप्ट ऑन गोइंग अंटिल वी प्लेस्ड अरेंज्ड ऑल द एलिमेंट्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। फिर उन्होंने कहा कि इन एलिमेंट्स को ग्रुप करो इनटू ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ठीक है, हमने ग्रुपिंग भी कर दी, 3 के ग्रुप्स बना दिए। ठीक है, या अज्यूम कर लो यहाँ पर एक और होगा। ठीक, तो ये 3 के हमने ग्रुप्स बना दिया। फिर उन्होंने कहा कि ये जो 3 एलिमेंट्स है अलग अलग, सपोज ये कोई A एलिमेंट है, ये B एलिमेंट है, ये C एलिमेंट है, उनके हिसाब से, क्योंकि एक चीज़ आपको याद रखनी है कि डॉबरेनियर ने अपना क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास करा था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इन MCQ। तो एटॉमिक मासेस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन करा था। इन्होंने जो नया रूल या नई थ्योरी दी अपनी, वो भी यही थी कि अगर ये जो 2 एलिमेंट्स हैं, अगर हमें इनका मास पता है, एटॉमिक मास, तो हम मिडिल वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। इन्होंने कैलकुलेशन क्या बताया कि इफ वी फाइंड आउट द अरिथमेटिक मीन ऑफ द 2 अदर एलिमेंट्स, कौन से, A और C, then we can predict the atomic mass या we can find out the atomic mass of the middle element, ये वाला एलिमेंट B। तो इनके हिसाब से इन दोनों का जो एटॉमिक मास का एवरेज होगा, एवरेज मीन जो कहते हैं, वो होगा बराबर टू द एटॉमिक मास ऑफ योर मिडिल एलिमेंट। तो इन्होंने यहाँ पर शो भी करा, इन्होंने शो करके भी दिखाया और वो वैलिड भी रहा इन केस ऑफ लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो अगर हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वाला ट्राइड देखते हैं, देखो ये एक ट्राइड हो गया इनका, ये दूसरा ट्राइड हो गया, ये तीसरा ट्राइड हो गया। इन्होंने 3 ट्राइड्स का एग्जाम्पल दिया था अपना। तो पहला ट्राइड हम करके देखते हैं कैलकुलेट कि इन्होंने जो कहा है वो सच है भी या नहीं। लेट्स सी। तो लिथियम का गाइस एटॉमिक, यही उनका कहना है कि लिथियम और पोटेशियम का जो एटॉमिक मास होगा उसका जब एवरेज निकालेंगे वो बराबर होना चाहिए एटॉमिक मास ऑफ सोडियम। ठीक, तो अब हम देखते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू क्या आती है। लेफ्ट हैंड साइड में लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, पोटेशियम का होता है 39 डिवाइडेड बाई 2 विच गिव्स अस 23। तो गाइस ये तो सही प्रूफ हो गया उनकी बात कि सोडियम का मास 23 होता है। ये हमें पता है, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज 23। और यहाँ से जब हमने कैलकुलेट करा यूजिंग दिस थ्योरी, दिस लॉ जो डॉबरेनियर ने दी हमें, तो ये हमारा वैलिड प्रूफ हो गया। और ऐसे ही हमने इसको भी करके देख सकते हैं आप लोग गाइस। अगर इसको करके देखेंगे तो भी इसका आपको अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सिमिलर मास आ जाएगा, एटॉमिक मास टू द एटॉमिक मास गिवन एटॉमिक मास ऑफ दीज एलिमेंट्स, हमें पता है जो।
दूसरी चीज डॉब्रेनियर ट्राइड में उन्होंने ये कही कि एलिमेंट जो होंगे ट्राइड के दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। उन्होंने कहा ये एक ट्राइड वाले जो एलिमेंट्स हैं दे विल शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। तीसरी चीज उन्होंने ये बताई एलिमेंट्स ऑफ ट्राइड शो स्पेसिफिक ट्रेंड इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। अब आपको ये पता है कि उन्होंने अरेंज करा था किसमें, एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो इनके हिसाब से जब एटॉमिक मास बढ़ा है गोइंग डाउन, तो एटॉमिक मास बढ़ेगा तो फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो ट्रेंड होगा वो भी इसी फॉर्म में होगा, इसी पैटर्न में होगा, यही इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। जो भी सपोज अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस इंक्रीज कर रहा है विच इज ऑल्सो अ फिजिकल प्रॉपर्टी। एटॉमिक मास भी, उनका वेट जो है वो भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो उन्होंने ये कहा कि एलिमेंट्स ट्राइड, एक ट्राइड के जो एलिमेंट होंगे उनका एक स्पेसिफिक ट्रेंड होगा फॉर फिजिकल प्रॉपर्टीज। और इनके एग्जाम्पल उन्होंने दिए लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, ये उनकी एक ट्राइड है। तो गाइज यहाँ पर आपको क्या चीज़ याद करनी है, क्या चीज़ मार्क करना है फॉर योर कॉम्पिटिशन, वो है इन ट्राइड्स के नाम। कि पहली ट्राइड में ये एलिमेंट्स थे, डॉब्रेनियर की दूसरी ट्राइड में ये एलिमेंट्स थे और तीसरी में ये एलिमेंट्स थे। तो ये ट्राइड अक्सर पूछी जाती है क्वेश्चन में कि विच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूट द डॉब्रेनियर ट्राइड। और एग्जाम्पल में आपको ऑप्शंस में आपको एक ये दे देंगे और बाकी में कुछ भी दे सकते हैं। एक आपको ये सपोज दे दिया तो यही आपका सही आंसर होगा, या अगर ये ऑप्शन में आपको मिल गया या ये मिल गया ऑप्शन में तो ये सही आंसर होगा। लेकिन कहाँ पर इनकी थ्योरी आके फेल हो जाती है वो आप देखते हैं, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ योर एग्जाम। ये आपको पता होना चाहिए कि क्यों इनकी जो थ्योरी थी वो डिस्कार्ड कर दी गई, यानी गलत साबित हो गई। वो इसलिए हुई क्योंकि इनकी जो थ्योरी है वो वैलिड होती है या एप्लीकेबल होती है ओनली अप टू 9 एलिमेंट्स। 9 एलिमेंट्स के लिए, 9 कौन से, ये वाले 9 एलिमेंट्स के लिए सिर्फ वैलिड है। इसके ऊपर जब हमने जाके देखा तो जब ऊपर और हैवी एलिमेंट्स के लिए पढ़ा या दूसरे और एलिमेंट्स के लिए पढ़ा, तो जब उनको अरेंज करा और उनके 2 एलिमेंट्स का एटॉमिक मास का एवरेज निकाला तो हमने देखा मिडिल वाले का जो एक्चुअल हमें पता होता है एटॉमिक मास पता है वो, और जो इनका मीन निकला उसमें बेहद ह्यूज ग्रेट डिफरेंस आया। तो इसलिए फिर ये इनवैलिड हो गया और एलिमेंट्स के लिए एक्सेप्ट फॉर दीज 9 एलिमेंट्स, राइट। तो ये उनकी लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन आप ये भी कह सकते हैं, इट फेल्स टू अरेंज ऑल द नोन एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्राइड्स। तो इससे उनकी जब वो वैलिड ही नहीं है 9 एलिमेंट्स के अलावा आगे वाले एलिमेंट्स के लिए वैलिड नहीं है, तो वो इनकी जो थ्योरी है वो बाकी एलिमेंट्स को इन द फॉर्म ऑफ ट्राइड्स अरेंज करने में नाकामयाब साबित हुई, राइट। तो ये उनकी एक लिमिटेशन हो गई उनकी थ्योरी के, इसलिए उनकी थ्योरी डिस्कार्ड कर दी गई। तो भाई जब इनकी थ्योरी डिस्कार्ड हुई तो कोई ना कोई साइंटिस्ट नई थ्योरी के साथ आएगा अपने मैदान में। तो वो जो नया साइंटिस्ट जो आए, जो नई थ्योरी लेकर आए, वो थे न्यूलैंड। न्यूलैंड ने अपनी थ्योरी दी, उन्होंने भी वही करा जो डॉब्रेनियर ने करा था, उन्होंने भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में ही अरेंज करा। तो याद रखिए गाइज, डॉब्रेनियर ने भी एटॉमिक मास कंसीडर करा था और न्यूलैंड ने भी एटॉमिक मास के ही अरेंजमेंट करा था इंक्रीजिंग ऑर्डर में। उस टाइम पे जब न्यूलैंड ने अपनी थ्योरी दी उस टाइम पे 56 एलिमेंट्स नोन थे, देयर वर 56 एलिमेंट्स इन टोटल। उन्होंने अपने एलिमेंट्स को अरेंज करा इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। और क्या कहा उन्होंने, कहा पहला जो ये उनकी टेबल है, जो उन्होंने जो टेबल दी थी पीरियोडिक टेबल, वो ये है। उन्होंने कहा पहला जो आपका एलिमेंट होगा और 8th 1 2 3 4 5 6 7 8th first and 8th element will always show similar chemical and physical properties। ये उनका मानना था, उन्होंने बताया, ठीक है। जब स्टडीज हुई इसकी और इसको प्रूव करा उन्होंने कि एग्जैक्टली ये एक्चुअली सही है कि फर्स्ट और 8th ने अपनी प्रॉपर्टीज सिमिलर शो करी टू सम एक्सटेंट, राइट। तो उनकी जो थ्योरी थी उन्होंने कहा था 1 और 8th, फर्स्ट और 8th एलिमेंट। आप लोगों ने ऑक्टेव्स म्यूजिक में पढ़े होंगे कि सारे गा मा पा धा नी सा। तो सा क्या हो रहा है, देयर इज रिपीटेशन ऑफ फर्स्ट एंड द 8th टर्म, है ना। सा रे गा मा पा धा नी सा, ये 8th पोजीशन पे लाई करता है सा। तो देयर इज रिपीटेशन ऑफ द सेम टर्म। तो
उसी चीज को एनालॉगी मान के इनके लॉ को नाम दे दिया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स जो होते हैं वो म्यूजिक में होते हैं, म्यूजिक में ऑक्टेव जो होते हैं वो ये होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा। तो सा इज अ रिपीटेशन सिमिलर टू रिपीटेशन ऑफ या सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एंड द एट्थ एलिमेंट। तो इसलिए इनके लॉ को हमने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स नाम दे दिया। बेसिकली इनकी लॉ आपको सिर्फ ये याद रखनी है, उन्होंने कहा था फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होंगे अगर हम सारे एलिमेंट्स को प्लेस करें इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। याद रखिएगा, दिस इज योर लॉ और यह आपको एग्जाम के लिए याद करना है, करेक्ट। अब इसमें एज मच ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं बन सकता है एमसीक्यू से, बट आपको फैक्ट्स पता होने चाहिए कि उन्होंने फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को सिमिलर बताया था। कौन सी? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। उन्होंने अरेंज किस में करा था? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये पता होने चाहिए, प्लस आपको लॉ याद होना चाहिए फॉर एग्जाम। मूविंग ऑन, अब इनकी थ्योरी भी डिस्कार्ड होने वाली है। क्यों डिस्कार्ड होने वाली है? आपको खुद देख के लिमिटेशन पता चल रही होगी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा 56 एलिमेंट्स होते हैं उस टाइम पे, उस टाइम सिर्फ 56 एलिमेंट है और उन्होंने ये अज्यूम करा कि इतने ही एलिमेंट्स होंगे आगे भी, और आगे और एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं होने वाले, इससे ज़्यादा एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे नेचर में, उन्होंने ये मान लिया। तो ये तो गलत है, क्योंकि आगे तो आज की टाइम में 118 एलिमेंट्स है, तो ये थ्योरी तो वैसे ही गलत होगी, बिकॉज इट वॉज ओनली फॉर 56 एलिमेंट्स इन टोटल। पहला एलिमेंट उन्होंने जो यहाँ पर स्टडी करा था, द फर्स्ट एलिमेंट ही स्टार्टेड वाज विथ हाइड्रोजन एंड द लास्ट वन वाज थोरियम। ये भी देखिए गाइज, ये इससे भी एक आपका एमसीक्यू बन सकता है कि लास्ट एलिमेंट विच वाज नोन एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ द टेबल ऑफ न्यूलैंड्स टेबल, पीरियोडिक टेबल, वाज थोरियम विच वाज 56th एलिमेंट। तो ये भी गाइज एक एमसीक्यू का क्वेश्चन हो सकता है। तो इनकी जो लिमिटेशन, बैक टू द पॉइंट, लिमिटेशन ये रही कि 56 एलिमेंट से ज़्यादा एलिमेंट्स डिस्कवर हुए और इनकी थ्योरी जो थी, इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी, वो बेकार साबित हो गई, क्योंकि उसमें कहीं जगह ही नहीं थी और आने वाले एलिमेंट्स को रखने की। क्योंकि जब बड़े हैवियर एलिमेंट्स आए तो उनकी ऊपर ये वाला लॉ जो था फर्स्ट और एट्थ वाला, फर्स्ट का और एट्थ की प्रॉपर्टी सिमिलर होने वाला लॉ जो था वो इनवैलिड हो गया। फर्स्ट और एट्थ से क्या मतलब है? इसकी प्रॉपर्टी इससे सिमिलर होंगी, इसकी प्रॉपर्टी इससे सिमिलर होंगी, ये था उनका लॉ। तो जब बड़े एलिमेंट्स आए भारी वाले, यानी कैल्शियम डिस्कवर हुआ, तब ये लॉ इनवैलिड हो गया, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी और आगे एर्थ वाले एलिमेंट, उसके एर्थ वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो थी वो गलत थी। वो इट वाज नॉट सेम, डिफरेंट प्रॉपर्टीज थी। फर्स्ट और एर्थ, कैल्शियम और उसके एर्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी वाज नॉट सिमिलर। ठीक है, तो इसलिए दूसरा पॉइंट उनकी नाकामयाबी का ये हो गया कि इट वाज नॉट एप्लीकेबल for heavier elements, ये it was only applicable for lighter elements। तीसरी गलती उनसे जो हुई वो ये थी, हम गलती नहीं कह सकते, बेसिकली कह सकते हैं कि उनकी जो सजेशन था वो इनवैलिड रहा। वो ये था, गलत चीज़ जो फ्लॉ था उनकी थ्योरी में वो ये था कि उन्होंने दो एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में प्लेस कर दिया, सेम स्लॉट में। अब कौन से दो सेम स्लॉट थे? उन्होंने कोबाल्ट और निकल हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मतलब कोबाल्ट और निकल आपको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी दे आर मेटल्स। ही प्लेस्ड दीज मेटल्स विथ फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड क्लोरीन। आपको पता है ये कौन से एलिमेंट्स हैं? दीज आर नॉन मेटल्स एंड हेलोजेंस के ग्रुप में आते हैं। तो उन्होंने मेटल्स को नॉन मेटल्स के साथ प्रूव कर दिया। अब भाई ये वाली चीज़ तो सबसे पहले ही क्लासिफिकेशन हो चुका था कि ये दो अलग क्लासेस हैं एलिमेंट्स की, उन्होंने इन दोनों को एक साथ प्लेस कर दिया। तो यहाँ पर उनकी जो थ्योरी थी वो ख़राब हो गई, फ्लॉड हो गई। इसलिए ये तीसरा उनकी थ्योरी का लिमिटेशन आया, जिसकी वजह से इनकी थ्योरी को फर्दर परस्यू नहीं किया गया, आगे नहीं ले जाया गया और नई थ्योरीज के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, इनकी थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया। लेकिन गाइज, जब भी कोई पुरानी थ्योरी होती है, नए साइंटिस्ट जब नया काम शुरू करते हैं उसी टॉपिक पर, तो वो पुरानी थ्योरी से इंस्पिरेशन लेते हैं, उस थ्योरी को पढ़ के ही आगे बढ़ते हैं। तो मेंडलीव की जो थ्योरी थी, मेंडलीव, अब जो तीसरे साइंटिस्ट आए जिन्होंने तीसरा कंट्रीब्यूशन दिया टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, वो थे मेंडलीव। इनका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो अभी आगे देखेंगे। क्या इनकी वजह थी जो इनको बहुत
सराहा जाता है, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करा जाता है फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। सबसे पहली चीज़, मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी वो इट वॉज बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर एटॉमिक मासेस। तो गाइस दोबारा से एटॉमिक मासेस, पहली जो थी डॉपरेनियर की उसमें भी एटॉमिक मासेस थे, सेकंड जो थी न्यूलैंड वाली उसमें भी एटॉमिक मासेस थे, और ये थर्ड मेंडलीव वाली ये भी अरेंजमेंट बेस्ड था ऑन देयर एटॉमिक मासेस, उनके वजन के ऊपर। ठीक, तो इन्होंने क्या करा, पिछली वाली थ्योरीज से या पिछली वाली जो सजेशन से थ्योरीज आई थी उन्हीं से ये चीज़ सीखी ना। मैंने अभी कहा ना कि वो पहले पिछली वाली थ्योरीज को पढ़ के ही आगे बढ़ पाते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट्स करते हैं, उनकी जो फ्लॉज या चैलेंजेस होते हैं। तो बेसिकली उन्होंने ये चीज़ पिछली थ्योरीज से ही ली। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बताई, पीरियोडिक लॉ जो बताया, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, ये याद करना है गाइज आपको। उनका लॉ ये था कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं एलिमेंट्स की, दे आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मासेस। इनके हिसाब से जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं हर एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में, वो डिपेंड करती हैं उनके एटॉमिक मासेस पे, उसके हिसाब से चेंज होती हैं। ठीक है, ये इनका लॉ है। आज जो लॉ एग्जिस्ट करता है वो दूसरा है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तीसरी चीज जो इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज बताई, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। तो गाइस पीरियोडिसिटी का मतलब उन्होंने बताया, उन्होंने कहा ये जो रिपीटेशन होता है प्रॉपर्टीज का, कि इसकी प्रॉपर्टीज सेम है इससे और इसकी प्रॉपर्टीज सेम है इससे, हम कहते हैं ना कार्बन, या हम ये कहेंगे आपके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके प्रॉपर्टीज एक दूसरे से कहीं ना कहीं सिमिलर हैं, इसलिए ये एक ग्रुप में अरेंज करे गए। तो इन्होंने कहा ये जो रिपीटेशन प्रॉपर्टीज का हो रहा है, रिपीटेशन मतलब ये यहाँ पर लाया करता है, फिर पूरा पीरियड में जाइए, पूरा क्रॉस करिए, फिर वापस जब आएंगे दूसरे पीरियड में तब आपको फिर से वापस से वो सारी प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी इस दूसरे एलिमेंट में। तो दिस इज कॉल्ड रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल। तो रेगुलर इंटरवल के बाद अगर प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हैं किसी एलिमेंट में तो इट इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। गॉट इट? तो अब हम देखते हैं कि ये जो उन्होंने थ्योरी दी है कि सारे एलिमेंट जो होते हैं दे आर बेस्ड ऑन देयर, उनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज आर बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक मासेस। उसके मेरिट, उनकी थ्योरी के मेरिट्स क्या थे, उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दी उसके मेरिट क्या थे। इन सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मज़ेदार चीज़ जो थी, उन्होंने एक्चुअली फ्यूचर प्रिडिक्ट करा। तो गाइस फ्यूचर कैसे प्रिडिक्ट करा, उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ स्पेसेस छोड़ी, जगहें, खाली बॉक्सेस छोड़ दिए। खाली बॉक्सेस छोड़ने का मतलब था उन्होंने सजेस्ट करा कि यहाँ पर अभी और एलिमेंट्स डिस्कवर होने वाले हैं, आगे जाके तुम लोगों को और एलिमेंट्स मिलने वाले हैं और उन एलिमेंट्स को तुम इन बॉक्सेस में प्लेस कर देना। और उन वेकेंट बॉक्सेस का नाम दिया, एक का नाम दिया एका बोरॉन। एका बोरॉन क्यों नाम दिया, हो सकता है वो बोरॉन के नीचे वाला बॉक्स होगा, इसलिए क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होने वाली हैं बोरॉन से, तो उसका नाम एका बोरॉन। और दूसरे का नाम, दूसरा बॉक्स जो था वो एका एल्यूमिनियम और तीसरे का एका सिलिकॉन। तो उन्होंने 3 बॉक्सेस ऐसे छोड़े जिसमें उन्होंने लोगों को ये सजेस्ट करा कि आने वाले टाइम में देयर विल बी मोर एलिमेंट्स एंड यू कैन प्लेस देम below these elements because they will have similar properties to boron, aluminium and silicon। तो हुआ भी ऐसा। तो बेसिकली उन्होंने क्या करा, फ्यूचर प्रिडिक्ट करा। तो इसलिए इनका कंट्रीब्यूशन बहुत माना जाता है कि उन्होंने एक ऐसी पीरियोडिक टेबल बताई जिसमें एक्चुअली फ्यूचर में आने वाले एलिमेंट्स के लिए जगह दी थी। दूसरी चीज़, इनकी मेंडलीव्स की जो पीरियोडिक टेबल थी, इट वॉज प्रिडिक्टेड, इट प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज। एक तो उन्होंने जगह बताई कि ये बोरॉन के नीचे होगा, और बोरॉन के नीचे क्यों होगा, क्योंकि वो सेम ग्रुप का एलिमेंट होगा तभी बोरॉन के नीचे होगा, राइट। तो उससे हमें क्या पता चला, यानी इसकी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो सिमिलर होंगी। मतलब हम एक तरह से आइडिया लगा सकते हैं कि जो आने वाला एलिमेंट है XYZ उसकी प्रॉपर्टीज क्या होने वाली हैं, यानी वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होने वाला है, यानी वो क्या होने वाला है, मेटल होने वाला है। एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर जैसे वो फर्स्ट ग्रुप में हमने प्लेस करना है या बोरॉन के नीचे प्लेस करना है, तो हमें पता चल गया ओ बोरॉन के नीचे प्लेस करना है, यानी इसकी प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स वाली होने वाली हैं। तो हमने क्या करा, प्रिडिक्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को। तो ये भी हमें मेंडलीव की बताई हुई थ्योरी से पता चला, क्योंकि उन्होंने उनकी जगह बता के गए थे वो। ओके, तो उसके बाद और क्या फायदे हुए उनकी टेबल से,
एक जो बहुत अच्छा फायदा हुआ वो ये हुआ कि उन्होंने बहुत सारे डाउटफुल एटॉमिक मासेस थे कुछ एलिमेंट्स के, वो करेक्ट करे। जैसे बेरिलियम का पहले मास 14 था पर उसको उन्होंने सही करके 9 बताया। तो बहुत सारे इनकरेक्ट एटॉमिक मासेस भी करेक्ट करे थ्रू हिज पीरियोडिक टेबल। चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर जो था इनकी पीरियोडिक टेबल का वो ये था कि उन्होंने नोबल गैसेस को रखने की जगह दी। जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तो गाइस सारे साइंटिस्ट परेशान थे कि इनकी प्रॉपर्टीज तो किसी से मैच ही नहीं करती, इन्हें कहाँ रखा जाए, इसमें पीरियोडिक टेबल में कहाँ लाई करना चाहिए, बिकॉज दे हैव वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज और उनकी शेल्स फिल होते हैं कम्प्लीटली। तो इनको कैसे रखा जाए, कहाँ रखा जाए। तो मेंडलीव ने बिना पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब करे उन्होंने एक अलग कॉलम में आउटसाइड, जैसे ये आपकी पीरियोडिक टेबल थी उसके पास यहाँ पर नोबल गैसेस अरेंज करी, और वही चीज़ आज भी यूज़ होती है। तो उन्होंने नोबल गैसेस की जगह बता दी कि वो कहाँ रखी जानी चाहिए और कहाँ रखी गई एट प्रेजेंट। तो ये गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट मैरिट्स हैं जो आपको याद करने हैं फॉर योर एग्जाम। और इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ें जो आप MCQ जिनसे बन सकते हैं वो हैं, एक तो आपको ये नाम के कौन से मेंडलीव ने कौन कौन से एलिमेंट्स के लिए सजेशन दिए थे कि दे कैन बी डिस्कवर्ड, राइट। और दूसरी चीज़ उन्होंने किस एलिमेंट का करेक्शन दिया आप ये याद कर सकते हैं, बेरिलियम का दिया करेक्शन, ओके। प्लस आप ये याद कर सकते हैं कि हमें मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल से एक तो ये पता चला कि देयर विल बी मोर एलिमेंट्स टू बी डिस्कवर्ड। दूसरी चीज़ ये पता चली कि वी कैन प्रिडिक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ दीज न्यू अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। तीसरी चीज़ उन्होंने नोबल गैसेस को प्लेस करा। तो ये आपके MCQ के फॉर्म में आ सकता है क्वेश्चन। तो गाइज इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर सब्जेक्टिव फॉर्म में आए यानी एग्जाम में आए तो आपको सबको डिटेल फॉर्म में लिखना पड़ेगा जैसे ये लिखा हुआ है। अदरवाइज आप अगर उस MCQ फॉर्म में आए तो सिंपल आपको हो सकता है स्टेटमेंट्स दिए हों, आपको उसमें से एक करेक्ट या एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना हो। और ये याद रखिएगा एटॉमिक मासेस के अरेंजमेंट ही करा था। यहाँ तक गाइज उन सारी पीरियोडिक टेबल्स जो भी थ्योरीज आई सबका अरेंजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस ही चल रहा है। आगे देखेंगे कि मेंडलीव की जब पीरियोडिक टेबल इतनी अच्छी साबित हो रही थी, इतना ज़बरदस्त उनका चल रहा था काम और लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, फिर आखिर इसमें क्या कमी आई जो ये डिस्कार्ड हो गई और आज के टाइम वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो गाइज जो लिमिटेशन आई है, ड्रॉबैक कह सकते हैं आप इनकी पीरियोडिक टेबल का, वो ये था कि उनकी पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की कोई फिक्स जगह नहीं थी। वो तो आज भी नहीं है, ठीक। तो वो भी कोई फिक्स जगह नहीं दे पाए हाइड्रोजन को। देयर वाज नो करेक्ट पोजीशन फॉर हाइड्रोजन एटम। जैसे कि आप आज भी देख सकते हैं वो अल्कली मेटल्स के ऊपर ही प्रेजेंट बेचारा रखा हुआ है, उसकी कोई जगह नहीं है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि उनकी टेबल में आइसोटोप्स के लिए कोई जगह नहीं थी। जैसे क्लोरीन होता है, क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, उनके लिए उनकी टेबल में कोई जगह नहीं थी। आइसोटोप्स आपको पता है क्या होते हैं, जिनके डिफरेंट एटॉमिक मासेस होते हैं, राइट। तो एटॉमिक मासेस डिफरेंट है, यानी एक यहाँ पर प्लेस होगा, फिर दूसरा यहाँ पर होगा, बीच में कोई और एलिमेंट होगा, क्योंकि वी वर अरेंजिंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर देयर एटॉमिक मासेस, ठीक। तो अगर 35 वाला यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर कोई 36 मास वाला होगा, फिर 37 वाला होगा। तो इनके एटॉमिक मासेस आइसोटोप्स वर हैविंग नो प्लेस, सिंपली एक जगह थी दैट वाज फॉर 35 पॉइंट, जो इनका हम एवरेज जो निकालते हैं उसके लिए जगह थी। दूसरी चीज़ इनके लिए जो गलत साबित हुई, जो अनसक्सेसफुल रही थ्योरी जिसकी वजह से, वो ये थी कि देयर वाज नो रेगुलर ट्रेंड इन एटॉमिक मासेस, यानी पोजीशन इनकी ट्रेंड। उन्होंने अरेंजमेंट तो कहा था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करी है, उन्होंने ये कहा कि सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स के दे आर बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक मासेस, पर उनका जो ट्रेंड था उन्होंने इरेगुलर रखा था, यानी बड़ा एलिमेंट यानी बड़े मास वाला एलिमेंट वो पीछे रह गया और छोटे मास वाला आगे हो गया, या कभी छोटे मास वाला आगे हो गया, बड़े मास वाला पीछे रह गया। तो ये थोड़ी इरेगुलरिटीज थी इनकी प्रॉपर्टी, मतलब इनके अरेंजमेंट ट्रेंड में थोड़ा गड़बड़ थी। तो वो जो गड़बड़ थी ट्रेंड में, वो उस वजह से इनकी पीरियोडिक टेबल इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई और उसको फिर आगे जाके साइंटिस्ट ने डिस्कार्ड कर दिया। गाइस देखते हैं इनकी पीरियोडिक टेबल दिखती कैसे थे। देखिए ये उन्होंने पीरियड्स के बारे में बताया और ग्रुप्स के बारे में बताया।
तो गाइज ग्रुप्स ऑफ पीरियड्स का आप कह सकते हैं जो इन्वेंशन हुआ, डिस्कवरी या इन्वेंशन कह सकते हैं, वो यहीं से हुई थी। उन्होंने पीरियड्स और ग्रुप्स में डिवाइड कर रखी है पूरी पीरियोडिक टेबल, राइट। तो ये है उनकी ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल जो मेंडलीव ने दी थी अपने टाइम पे, ये वही है। तो गाइज आप इसको देखें और चेक करें कि कैसे उन्होंने, देखिए जैसे करेक्ट करा था बेरिलियम का मास, बेरिलियम को यहाँ प्लेस करा तो उससे हमें पता चला क्या कि उसका मास जो होना चाहिए कि 9 होना चाहिए। पहले बेरिलियम का एटॉमिक मास 14 समझा जाता था, फिर उसके बाद उन्होंने करेक्ट करके ये बताया। तो बहुत सारी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं, टेली कर सकते हैं कि हमने जो पढ़ी चीज़ें वो एक्चुअली मैच करती हैं इससे या नहीं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट अपना, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में, कैसे वो आई और किसने दी, और उसके बारे में कि वो कैसे ट्रेंड्स उसमें चलते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आई होप गाइज ये स्टोरी आपको मज़ेदार लगी हो, पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो आप आगे वाले पार्ट को भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस उसी पार्ट में से आएंगे, सेकेंड पार्ट में से, अबाउट द ट्रेंड्स इन योर पीरियोडिक टेबल, the current modern periodic table. So guys, I'll meet you in the next part. Stay tuned. Thank you for watching.